हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग कोशिका चैप्टर को पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके क्लास 8 में भी है और क्लास 9 में भी, ठीक है। तो इस चैप्टर को दोनों क्लास की इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोशिका की संरचना एवं प्रकार। और आपका ये क्लास 8 में है और क्लास 9 में है जीवन की मौलिक इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कोशिका है, जो आपकी ये कोशिका है, ये क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है और इसका नाम क्या होता है? लिटिल रूम यानी कि छोटा कमरा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कोशिका को छोटा कमरा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना याद रखिए, जो कोशिका है, कोई आपसे पूछे कि कोशिका क्या है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कोशिका जो होता है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, यानी कि जितने भी सजीव प्राणी है उनके शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर संरचनात्मक कैसे है। तो देखिए एनसीईआरटी में कोशिका की तुलना किससे किया गया? ईंटों से किया गया है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं आप कोई भी घर बनाते हैं, उसमें जाहिर सी बात है कुछ लगे या ना लगे लेकिन ईंट आपका जरूर लगता है किसी भी घर के निर्माण में। तो उसी प्रकार जो हमारा जो सजीवों की जो बॉडी होती है, ठीक है, उसका सबसे छोटा इकाई क्या होता है? वो है आपका सेल यानी कि कोशिका होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ईंट है, ब्रिक, यानी कि वो आपका ईंट है घर के निर्माण में। अब देखिए घरों के किसी भी प्रकार के घर बनाइए, कितने भी डिजाइन वाला बनाइए, आप ईंटों का यूज करते हैं। और ईंटों का यूज करके आप क्या बनाते हैं? वाल यानी कि दीवार बनाते हैं, ठीक है। और कोशिका, समान प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक यानी कि टिश्यू कहते हैं। और सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपके घर का जो दीवार है, दीवार से क्या बनता है? या आपका रूम तैयार होता है यानी कि कमरा तैयार होता है। और उसी प्रकार हम लोग इसके बारे में बात करें तो जो आपका ये टिश्यू है, इससे क्या होता है? इससे हमारे शरीर के अंग बनते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे शरीर के ऑर्गेन बनते हैं। अब देखिए जो रूम बन गया, इससे क्या होता है? एक बहुत अच्छा घर तैयार होता है, यानी कि कह सकते हैं कि आपका एक घर तैयार हुआ, ठीक है, होम तैयार हुआ। और यहाँ जो आपके ऑर्गेन से क्या हुआ? हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ, यानी कि लिविंग बॉडी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो हम कोशिकाओं को स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, संरचनात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर का एक प्रकार की क्या होता है? संरचना प्रदान करता है। क्योंकि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। और कोशिका, समान प्रकार की कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू क्या होता है? आगे चलकर ऑर्गेन का मतलब निर्माण करता है, अंग का, ठीक है। और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जैसे कि आप देखिए श्वसन तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ। ये जो आपका अंग दिख रहा है, ये क्या काम करते हैं? ये हमारे शरीर में विभिन्न अंग है और इन सभी अंगों को मिलाकर एक सजीव की बॉडी का निर्माण होता है। यानी कि क्या होता है? लिविंग बॉडी का यहाँ पर निर्माण हुआ। और इसकी तुलना यहाँ पर सेल की तुलना किससे किया गया था? ईंटों से। और ईंटों को मिलाएंगे तो आपका दीवार तैयार होता है, दीवार को मिलाएंगे तो आपका रूम तैयार होगा, और रूम को मिलाएंगे तो आपका एक अच्छा घर बनेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? ईंट क्या हुआ? ईंट भी घर की, जो आपका घर बनता है उसकी छोटी इकाई होती है। और हमारे शरीर की भी जो आपका लिविंग बॉडी तैयार हो रहा है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन है? तो आपका कोशिका हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये आपका एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। अब वही हम बात करें कि कोशिका को हम लोग क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल क्यों कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोई पूछेगा कि कोशिका क्या है, तो आप कहेंगे कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जैविक इकाई है। हम इसे इकाई क्यों कहते हैं? यूनिट क्यों कहते हैं? पहले इसको समझेंगे। हम इसको यहाँ पर ऑर्गेन क्यों नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हम इसे यहाँ पर ऑर्गेन क्यों नहीं कह सकते, हम इसे यूनिट क्यों कहते हैं? तो देखिए यूनिट का ऑर्गेन क्या करता है? हमारे शरीर में विभिन्न ऑर्गेन है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र एक आपका ऑर्गेन है, ये क्या काम करता है? भोजन को पचाता है। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र की बात करें तो ये क्या करता है? ये भी एक अंग है और इसका काम क्या है? हमारा श्वसन लेना, सांस छोड़ना, ठीक है। यानी कि इनका एक विशिष्ट काम है। लेकिन यूनिट यानी कि इकाई अगर लग गया तो इकाई का मतलब क्या होता है? कि ये अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करेगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर एक कोशिका की फिगर बनाया है रफली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पूरी कोशिका क्या करती है? अपना काम स्वयं करती है, यानी कि हर एक प्रकार के काम करता है, ठीक है। इसीलिए हम कोशिका को यूनिट कहते हैं, ऑर्गेन ना कहते, क्योंकि ऑर्गेन सिर्फ एक काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसे हम लोग फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना प्रत्येक काम स्वयं करता है। और यहाँ पर बायोलॉजिकल यूनिट की बात करें, हम जैविक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस
न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब डीएनए को आप समझ रहे हैं कि ये बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, क्योंकि ये आपके शरीर से माता पिता से बच्चों में जाएगा, तो क्या होता है बायोलॉजिकल यूनिट भी है, ठीक है। और ये प्रत्येक कोशिका में ये सभी चीज पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका राइजोसोम, ये सभी आपके प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। तो आप समझ गए कोशिका क्या है। कोशिका संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैविक इकाई है किसी भी सजीव प्राणी के शरीर की, ठीक है। यहाँ तक आप समझिए, उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। हमारा जो शरीर है वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि जो हम लोग लिविंग बॉडी है, जो हमारा सजीव का जो बॉडी है, ये किससे मिलकर बना है, ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसीलिए क्या इसे कहते हैं हम लोग यूनिट कहते हैं, और ये कोशिका अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, कोशिका के पता किसने लगाया था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे किया, तो देखिए इन्होंने क्या किया कि पेड़ की छाल लिया, छाल को जब इन्होंने अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसे देखा, जो उनका स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से उन्होंने देखा, तो उस छाल में उनको छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिए, जो आपको इस तरह से थे, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे इनको प्रकोष्ठ दिखाई दिए। तो इन्होंने बताया कि ये आपको एक मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। ये इन्होंने बताया कि मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा है ये प्रकोष्ठ, और इन्होंने प्रत्येक इस प्रकोष्ठ को एक क्या नाम दिया, सेल दिया, ठीक है। इन्होंने प्रत्येक प्रकोष्ठ को इन्होंने सेल नाम दिया। छोटे छोटे जो आपके कमरा दिख रहे थे, इन्हें इन्होंने सेल नाम दिया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्या होता है, लिटिल रूम। ये क्या होता है, देखिए छोटे छोटे कमरों की तरह दिख रहा है, तो ये जो होता है इसी को यहाँ पर लिटिल रूम कहा गया है, यानी कि छोटा कमरा कहा गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी की, तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर हमने लिखा है कि कर्क की पतली काट। अब देखिए कर्क क्या होता है, तो कर्क एक पदार्थ होता है जो पेड़ की छाल में, मतलब पेड़ की छाल में देखा गया, ठीक है। अब पेड़ की छाल को जब इन्होंने रॉबर्ट हुक ने अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो उन्होंने उनके छोटे छोटे यहाँ पर एक प्रकोष्ठ दिखाई दिए, और प्रत्येक प्रकोष्ठ को इन्होंने सेल नाम दिया, यानी कि ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहे थे। और इसी ये छोटे जो प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे, ये हुआ चाहे इतना ये हुआ, यही क्या है, एक छोटा कमरा की तरह दिखाई दे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिटिल रूम कहते हैं, यानी कि छोटा कमरा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कौन सी कोशिका थी, वो आपकी मृत कोशिका थी, ठीक है। याद रखिएगा, दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, या फिर ये भी क्या पूछेगा कि इस मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। याद रखिएगा, जो ये जिन कोशिकाओं की खोज किया था वो कोशिकाएं कैसी थी, वो मृत कोशिकाएं थी। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, मृत कोशिका हो गई, तो भाई अब जीवित कोशिका की भी खोज किसी ने किया होगा। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं लिवेनहॉक की, जो 1674 में, देखिए जो लिवेनहॉक थे उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। अब देखिए जीवित कोशिकाओं की खोज इन्होंने कैसे किया, तो इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इन्होंने तालाब के पानी में देखा, तो वहां पर इनको स्वतंत्र रूप से तालाब के पानी में कुछ कोशिकाएं दिखाई दी, ठीक है। पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब के पानी में इन्होंने जीवित फ्री स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज इन्होंने किया था। तो याद रखिएगा लिवेनहॉक ने, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ये सभी आपके मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, लिवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। कहा किया था, तो आपके तालाब के पानी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किसकी खोज किया था, तो कोशिका में जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपका ये न्यूक्लियस दिख रहा है, जो आपका केंद्रक दिख रहा है, इसकी खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए ब्राउन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, भूरा होता है। ब्राउन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, भूरा। अब देखिए मान लेते हैं कोई भी आप फल खाते हैं तो उसका बीज कैसा होता है, ब्राउन होता है, और बीज क्या होता है, बीच में रहता है, यानी कि वो क्या है, केंद्र में रहता है। तो केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ब्राउन यानी कि भूरा वर्ड, भूरा क्या होता है, किसी भी फल का बीज होता है, वो बीच में रहता है, यानी कि केंद्रक हुआ, ठीक है, केंद्र में रहता है यानी केंद्रक हुआ। इस तरह से याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, इस न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, 1831 ईस्वी में। अब देखिए हम बात करते हैं पुरकिंजे भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, यानी कि जीव है उसके बीच में जो लिक्विड चीज पाया जाता है वो क्या होता है, उसी को हम लोग द्रव कहते हैं, यानी कि वो क्या होता है, जीव द्रव हुआ, ठीक है। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोशिका में तरल पदार्थ क्या कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है।
अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जीव द्रव भी दो प्रकार का होता है, एक आपका साइटोप्लाज्म, दूसरा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब होता है केंद्रिका द्रव। ठीक है, अब देखिए कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर जीव द्रव होता है। इसको हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपको डॉट डॉट ऐसा कुछ दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका द्रव है, इसमें कोशिका में द्रव पाया जाता है। तो जो ये आपको यहाँ द्रव दिख रहा है, ये क्या हुआ, ये आपका साइटोप्लाज्म हुआ, यानी कि कोशिका के अंदर है, कोशिका द्रव हुआ। वही हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पर रेड कलर का कुछ द्रव आपको दर्शाया है, लिक्विड दर्शाया है, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, ये जो आपको न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि ये चीजें आप यहाँ रखिए। देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो आपको द्रव दिख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रिका द्रव। अब हम दोनों द्रव को मिलाएंगे, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाएंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव कहते हैं। क्योंकि जो कोशिका है ये स्वयं में एक जीव है, क्योंकि अपना प्रत्येक काम ये स्वयं करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये दोनों प्लाज्म को मिलाएंगे तो यही क्या बनता है, इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब इसे डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि केंद्रिका, जो केंद्रक के अंदर द्रव है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रिका द्रव, और जो आपका कोशिका के अंदर जो ये ब्लू ब्लू आपको डॉट दिख रहा है, द्रव दिख रहा है, इसे हम केंद्रिका द्रव यानी कोशिका द्रव, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाएंगे तो वही आपका यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या है, तो कोशिका के अंदर आपका ये तरल पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ वहां पर होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इसकी खोज किसने किया था, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था, तो प्रुकेंजे ने। याद रखिएगा, पी से प्रुकेंजे और पी से प्रोटोप्लाज्म। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडे ने 1838 ईस्वी में और स्वान ने 1839 ईस्वी में, इन्होंने दोनों ने मिलकर किसका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया, यानी कि सेल थ्योरी दिया। तो आपसे पूछेगा कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो याद रखिएगा दो वैज्ञानिक कौन कौन थे, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी क्या होता है। इन्होंने बताया कि जितने भी जीव है, चाहे वो ये पेड़ पौधे हो या फिर जंतु है, ठीक है, जितने भी जीव है, सजीव जीव है, उनका शरीर जो तक कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा, अगर कोई पूछेगा कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, तो भाई हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जितने भी जीव है, जंतु हो या फिर पादप हो, वे सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और कोशिकाएं जीवन की मौलिक इकाई होता है। यही आपका सेल थ्योरी है। ठीक है, तो ये बात किसने कही, स्लाइडन और स्वान ने कहा था। अब देखिए यहाँ पर आपको विर्चो दिख रहा है। विर्चो ने 1855 ईस्वी में इसी सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसी सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया, और विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। विर्चो ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब देखिए इसको हम समझेंगे। पूर्ववर्ती कोशिका, मान लीजिए ये है आपका सपोज कीजिए कि ये है आपका आदमी का लड़का। ठीक है, ये है आपका आदमी का लड़का, और यहाँ पर हम लायन यानी कि शेर के बच्चे को बताते हैं, ये है आपका शेर का बच्चा। ठीक है, तो आप बताइए कि जो इनके शरीर में कोशिकाएं हैं, ये आदमी के बच्चे के शरीर की कोशिकाएं और शेर के बच्चे की शरीर की कोशिकाएं, दोनों क्या है, दोनों अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे कि मान लेते हैं शेर का बच्चा कभी आदमी नहीं बन सकता, शेर कभी आदमी जैसा बच्चा नहीं दे सकता, या फिर आदमी कभी शेर जैसा बच्चा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि जो इनकी कोशिकाएं हैं वो किसकी बनी है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं की, यानी कि उनके जो माता पिता में कोशिका है उससे मिलकर ये बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो चीज को बताएंगे कि सब कुछ आपके पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो वो क्या हुआ, शेर का बच्चा आगे चलकर फिर अपना शेर ही बच्चा देगा, और आदमी का जो प्रजनन करेगा तो वो आगे चलकर आदमी का ही बच्चा पैदा करेगा, क्योंकि इनके शरीर की जो कोशिकाएं हैं ये इनके पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि इनके पेरेंट्स से मिलकर बनी होती है। वहीं हम शेर की बच्चे की बात करें तो इनके शरीर में जो कोशिकाएं होती है, इनके शरीर की कोशिकाएं भी अपने माता पिता के शरीर की कोशिकाएं यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो यही किसने बताया था, यही आपको विर्चो ने 1855 में बताया कि सभी कोशिकाएं जो होती है अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर अभी तक आप समझ गए। ये आपके मैच द फॉलोइंग में पूछता है। याद रखिएगा, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन ये जिस कोशिका को खोजे थे वो आपकी मृत कोशिका थी। ठीक है, इसके बाद जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। कहाँ किया था, तो आपके तालाब के पानी में किया था। इसके बाद देखिए केंद्रक की खोज किसने किया था, इस केंद्रक की खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके बाद याद रखिए पुरकेंजे थे, उन्होंने जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था। जीव द्रव दो तरह के होते हैं, एक आपका कोशिका द्रव होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, एक आपका केंद्रिका द्रव होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इन दोनों को मिलाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पर कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जितनी भी सजीव है, चाहे वो पौधे हैं या फिर जंतु, उनका शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और कोशिकाएं जीवन की मौलिक इकाई है। ठीक है, अब देखिए विर्चो की बात करें, इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि मानव का बच्चा आगे जाकर मानव ही जन्म देगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि भारत में अभी मानव का बच्चा आपको इस तरह से दिखेगा और इंग्लैंड में मानव का बच्चा किसी दूसरे तरह का दिखेगा, ऐसा नहीं है। सभी जितने भी मानव हैं, जितने भी आपके जंतु हैं, उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसा दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखा गया कि जो कोशिकाएं हैं वो किसी में एक है, किसी में बहुत सारी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके आधार पर भी कोशिकाओं को एक कोशिका या फिर बहु कोशिकों में भी देखा गया है। देखिए, एक कोशिका की बात करें तो हमने यहाँ पर लिखा है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव है। एकमात्र कोशिका स्वयं में संपूर्ण जीव है, क्योंकि जो कोशिका होता है, एक कोशिका, ये जो आपको कोशिका दिख रहा है, ये अपना प्रत्येक काम स्वयं कर रहा है, प्रत्येक काम स्वयं कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यहाँ पर इसे हम ऑर्गेन नहीं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेन जो है विशिष्ट काम करता है। अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वो प्रजनन का काम करेगा, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो पाचन का काम करेगा, अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो श्वसन का काम करेगा, क्योंकि एक ऑर्गेन जो होता है एक विशिष्ट काम करता है। लेकिन जो आपका यहाँ पर यूनिट दिख रहा है, यानी कि इकाई दिख रहा है, ये अपना प्रत्येक काम स्वयं कर रहा है। तो मान लेते हैं ये जो कोशिका है ये अपना प्रत्येक काम स्वयं कर रहा है, तो एक कोशिका क्या हुआ, एक कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव है। इस लाइन को याद रखिएगा कि जो एक कोशिका है वो स्वयं में एक संपूर्ण जीव है। यहाँ देखिए यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनि मतलब एक होता है, सेलुलर मतलब कोशिका, यानी कि इसमें एक कोशिका आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए हमने एक कोशिका के कुछ एग्जाम्पल ले रखा है। जो आपका क्लामाइडोमोनास है, ये आपका एक कोशिक जीव है। बैक्टीरिया है, ये एक कोशिकीय होता है। पैरामीशियम भी एक कोशीय होता है और अमीबा भी एक कोशीय ही होता है। यहाँ पर अमीबा का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया गया एनसीईआरटी में कि जो अमीबा है ये क्या है, एक कोशीय होता है। एक कोशीय होने के कारण ये क्या करता है, भोजन का अंतग्रहण करता है और साथ ही साथ उसको पचाता भी है। ये श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, वृद्धि भी करता है और प्रजनन भी करता है। यानी कि जो हम सब काम करते हैं वही काम आपके अमीबा में सिर्फ एक कोशिका करती है, क्योंकि एक कोशिका जो है ये भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, पचाता है, शोषण करता है, प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, वृद्धि करता है, सारा काम करता है, लेकिन इसमें एक कोशिका ही पाई जाती है। तो एक कोशिका के एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्लामाइडोमोनास है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सभी आपके एक कोशीय जीव है। इनके शरीर में एक कोशिका पाई जाती है और वही एक कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव है और वो जीव अपना सभी काम स्वयं करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, बहु कोशिका की बात करते हैं। मल्टी मतलब बहुत और सेलुलर मतलब कोशिका, यानी कि इनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखिए बहुत सारी कोशिकाएं, इसमें हमने लिखा है कि इनमें सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। यही समूह ऊतक का निर्माण करता है और यही ऊतक विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पर लिखा है फंगस यानी कि कवक, और प्लांट तथा एनिमल, यानी कि हम लोग भी क्या है, हम लोग भी भाई एनिमल ही है। तो हमारे शरीर में किस तरह की कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में मल्टी सेलुलर सेल है, यानी कि बहु कोशिका है। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर में बहु कोशिका कैसे है, तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि जो हमारा शरीर में श्वसन तंत्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका किसे कहते हैं तो कहेंगे कि संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा बायोलॉजिकल यूनिट है किसी भी सजीव प्राणियों के। लेकिन वही आपसे कोई पूछे कि टिश्यू यानी कि ऊतक किसे कहते हैं, ये वाला चीज टिश्यू यानी कि ऊतक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, एक समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऊतक कहेंगे। एक समान, सपोज कीजिए कि हमारे शरीर में 3 तरह की कोशिकाएं आपको देखने को मिल रही है। एक आपका कुछ एक समान इस तरह से है, कुछ आपका ऐसे है। ठीक है, कुछ आपका ऐसे है कोशिका, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। तो देखिए ये जो कोशिका है ये एक समान कोशिकाओं का समूह है, तो ये अलग टिश्यू का निर्माण करेंगे। ये अलग कोशिका का समूह है तो ये अलग टिश्यू का निर्माण करेंगे। ये अलग कोशिकाओं के समूह है तो ये अलग टिश्यू का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है। सपोज कीजिए कि ये कोशिकाएं आपका यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण कर रही है, यानी कि श्वसन तंत्र का निर्माण कर रहा है। ये कोशिकाएं आपका जो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कर रहा है, और ये जो आपका यहाँ पर ऊतक है, तो ये समझिए कि ये आपका क्या बोलते हैं इसको, रिस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण कर रहा है। तो हमारे शरीर में जो अलग अलग कोशिकाएं हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर यानी कि इसमें विभिन्न कोशिकाएं होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं। और देखिए समान कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, और ये ऊतक ऑर्गेन का निर्माण करता है। ऑर्गेन आपका आगे चलकर ऑर्गेन सिस्टम बनाता है, जो आपका यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहा है। ये सभी सिस्टम क्या करते हैं, आपस में से मिलेंगे तो एक सजीव की बॉडी की निर्माण होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप समझ गए। तो जो मल्टी सेलुलर है तो इनमें क्या होता है, इनमें जितने भी कार्य है उसको बांटा हुआ है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका जो प्रजनन का काम करेगा कौन करेगा, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेगा। श्वसन का काम कौन करेगा, तो श्वसन तंत्र करेगा। फिर इसके बाद आपका भोजन के पचाने का काम कौन करेगा, तो ये आपका पाचन तंत्र करेगा। यानी कि इसमें सारे कार्य आपके अलग अलग बांटे हुए हैं क्योंकि इसमें कोशिका आपकी बहुत सारी है, ठीक है। तो यही बात है कि इसमें सभी विशिष्ट कार्य कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं और यही समूह आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे, ऊतक का। और यही ऊतक क्या होता है, विभिन्न अंगों का निर्माण करेंगे और यही विभिन्न अंग अलग अलग काम को करेंगे। तो हमारे शरीर में क्या है, मल्टी सेलुलर है। हमारा शरीर जो होता है बहु कोशिका के है, इसीलिए अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग ऊतक का निर्माण करती है। अलग अलग ऊतक अलग अलग आपका ऑर्गन का निर्माण करेगा। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेगा और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग अलग काम करेंगे और पूरा एक संपूर्ण सजीव बॉडी का निर्माण करेंगे। तो हमारे शरीर में क्या है, मल्टी सेलुलर सेल पाया जाता है। यहाँ तक आप समझ गया। तो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपका फंगस है यानी कि कवक है, और प्लांट और एनिमल है, और ये आपका यूनिसेलुलर है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम यहाँ पर मिटाते हैं। तो इसको देखिए समझते हैं। यहाँ पर आपके एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जितने भी बहुकोशिक जीव है, जैसे कि फंगस है या फिर प्लांट एनिमल है, तो जितने भी बहुकोशिक जीव है ये सभी क्या है, एक कोशिका से मिलके बने हैं। शुरू में ये एक कोशिकीय थे। कैसे, सपोज कीजिए कि मेरा निर्माण हुआ, मेरा जन्म हुआ, तो हम क्या है, हम अभी बहुकोशिकीय है। लेकिन जो मेरा जो बहुकोशिक जीव है वो कैसे यूनिसेलुलर से मिलके बना है। कैसे बना है, तो देखिए ये हमारे पेरेंट्स में ये हमारे फादर हो गए, ठीक है। ये हमारे पेरेंट्स में ये हमारी मदर हो गई। अब देखिए फादर के क्या आता है, फादर का यहाँ पर स्पर्म मिलता है और मदर से यहाँ पर क्या आता है, ओवम मिलता है, ठीक है। आपको मालूम है कि जो स्पर्म है वो क्या है, एक कोषीय होता है। स्पर्म क्या है, एक कोषीय। जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िएगा तो याद रखिएगा, वहां पर आपको बताया जाएगा कि जो आपका ये स्पर्म आता है, शुक्राणु जो आता है, ये क्या होता है, यह यूनिसेलुलर होता है। और जो मादा के शरीर से ओवम आता है, ये भी आपका यूनिसेलुलर होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर जब दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर इनका जाइगोट का निर्माण होगा। तो देखिए जाइगोट का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ये क्या होता है, इम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। इसके बाद मेरा बेबी का निर्माण होता है 9 मंथ बाद, ठीक है। तो जो ये बेबी है ये क्या होता है, ये आपका मल्टी सेलुलर हो गया। तो जो इस बेबी का निर्माण हुआ ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर है। तो इसका ये आपका सबसे पहले यूनिसेलुलर से तो मिलकर बना है, इसका निर्माण हुआ ना। तो वही बात कर रहा है कि जो मल्टी सेलुलर है, यह आपका जो मल्टी सेलुलर जीव जंतु है, इनका निर्माण शुरू में एक कोशिका से ही हुआ है। जो मल्टी सेलुलर यहाँ पर बेबी का निर्माण हुआ जीव जंतु है, इसका निर्माण आपका यहाँ पर यूनिसेलुलर से ही हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए अभी देखिए यहाँ पर हम लोग एक कोशिका का आपका ऐसी फिगर बनाया है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुआ था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 ईस्वी में हुआ, उसके आधार पर कोशिकाओं में कोशिका के जितने भी जटिल संरचना है, जितने भी कोशिका के अंग है, उनकी खोज होना शुरू हो गया था। किससे, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है। ये रही आपकी कोशिका। लेकिन यहाँ पर देखिए कोशिका आपको कुछ बड़ी दिख रही है, लेकिन अगर आप सुई के नोक से अपने शरीर पर से ऐसे निकालिएगा, सुई के नोक घुसाकर उसको ऊपर करिएगा, तो इस नोक पर लाखों कोशिकाएं देखने को मिलेगी। सोचिए कोशिका की जो संरचना होती है वो कितनी छोटी होती है। और इस कोशिका जो आपकी कोशिका मिली, इसी कोशिका के अंदर देखिए आपको विभिन्न अंग देखने को मिलेगा जो अपना प्रत्येक काम स्वयं, ये जो आपका अंग है ये सभी अलग अलग काम करती है और ये संपूर्ण क्या होता है, कोशिका का निर्माण करता है। इस कोशिका को हम लोग यूनिट कहते हैं क्योंकि कोशिका जो है अपना स्वयं काम, सभी काम स्वयं करता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। इस कोशिका को हम लोग ऑर्गेन इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ऑर्गेन कोई विशिष्ट काम करेगा। इसको यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि अपना स्वयं सभी काम को करता है। यहाँ तक आप समझ गए। तो ये रही अभी आपकी कुछ और भी चीजें, इसमें बहुत सारी है तो उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसको देखिएगा कि जो ये कोशिका है, कोशिका के सबसे बाहरी परत को हम लोग सेल वाल कहते हैं। इसके आंतरिक वाली जो झिल्ली है इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म जो केंद्रक के अंदर आपको द्रव दिख रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो कोशिका के अंदर द्रव दिख रहा है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है। इन सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो अभी आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले।
चलिए अब हम यहाँ पर कोशिका के एक एक करके अंगों को देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमने लिखा है कि लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। आप किसी भी प्रकार की आप कोशिका देखेंगे उसमें आपको 3 गुण ये पक्का दिखाई देगा। क्या क्या? एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहिए या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहिए, उसका दोनों नाम है। तो याद रखिएगा, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका न्यूक्लियस रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का ब्रेन कहते हैं। तीसरा क्या रहेगा? कोशिका द्रव रहेगा। देखिए मान लेते हैं ये आपकी कोशिका है, ठीक है, ये आपकी कोशिका है। तो कोशिका में जो ये वाला दिख रहा है सबसे पहले, ये आपके जो झिल्ली दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आपका सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली या फिर इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कोशिका का आपको न्यूक्लियस होना चाहिए यानी कि ब्रेन होना चाहिए। तो ये क्या होता है, बीच में आपका यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा इस कोशिका में, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए कोशिका द्रव होना चाहिए, यानी कि इस कोशिका में आपको लिक्विड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 गुण जो होता है, यानी कि ये कोशिका द्रव, ये 3 गुण आपको प्रत्येक कोशिका में दिखाई देगी। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। तो ये याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जिसके अंदर कोशिका के सभी पार्ट रहते हैं, ये कोशिका झिल्ली रहेगा। इसके बाद कोशिका का ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ब्रेन भी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए कोशिका में जो ये लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव कहते हैं। ये 3 चीजें प्रत्येक कोशिका में आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए कोशिका में और क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है कि प्लाज्मा झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। जो आपका ये प्लाज्मा झिल्ली है, इसी के बारे में। तो देखिए मान लेते हैं ये आपकी हो गई प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली या फिर इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली है। तो ये आपकी कोशिका झिल्ली हो गई। अब इस झिल्ली का क्या क्या है, तो देखिए कोशिका के अंदर जितने भी चीज पाए जाते हैं, मान लेते हैं इसके अंदर जितने भी आपको अंग पाए जाते हैं, ये सभी क्या होता है, इसी कोशिका झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं, ठीक है। ये जो आपको कोशिका झिल्ली रहती है, इसी के अंदर ये बंद रहता है। तो याद रखिएगा ये क्या हुआ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेल मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल होता है यानी कि लचीला होता है, ठीक है। अब देखिए ये संरंध्र होता है। संरंध्र कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, ताकि इधर से आपका वायु इसमें प्रवेश कर सके, आपका जल भी इसमें प्रवेश कर सके, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, संरंध्र होता है। यहाँ पर होता है कि यह कुछ क्या करता है, कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देता है तथा अन्य पदार्थों की गति को भी रोकता है। जो आपका ये सेल मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका झिल्ली है। देखिए अब हमने यहाँ पर लिखा है कुछ पदार्थों की गति को रोकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये पूछेगा कि परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं किसे, सेल मेम्ब्रेन को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ गैसों को आने जाने देती है तथा अन्य गैसों पर क्या करती है, अन्य पदार्थों पर की गति को भी यह रोकती है, ठीक है, अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, ताकि जो कोशिका के अंदर जितने भी अंग है वो बाहर ना आ सके। जो जरूरी है, जैसे कि गैस अंदर जाए, गैस बाहर आए, या फिर जल अंदर जाए, जल बाहर आए, तो इसको क्या कहते हैं, आने जाने देती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि CO2 या फिर O2 विसरण प्रक्रिया, इसको समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि कोशिका के अंदर बहुत ज्यादा CO2 बन गया, ठीक है, बहुत ज्यादा CO2 बन गया। तो भाई CO2 को हमें अपने शरीर से या फिर कोशिका से बाहर निकालना है। तो अब इसे हम बाहर कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी तो भाई इसको शरीर से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी सांद्रता ज्यादा हो गई, ठीक है, इसकी सांद्रता ज्यादा हो गई कहाँ, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर क्या होता है, इसकी सांद्रता कम हो गई, और यहाँ पर आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, यानी कि यहाँ पर सांद्रता इसकी कम हो गई। तो ये एक प्रक्रिया होता है जिसके थ्रू CO2 आपके कोशिका से बाहर आएगा। तो वो कौन सी प्रक्रिया है, वो विसरण प्रक्रिया है। कैसे, विसरण प्रक्रिया में क्या होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होती है, गैसें प्रवाहित होती है। अब देखिए उच्च सांद्रता हो गई, उच्च सांद्रता होगी तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा यह क्या होता है, कोशिका से बाहर आ जाएगी, ठीक है, उच्च सांद्रता हो गई। यहाँ तक आप समझ गए। तो इस तरह आपका कार्बन डाइऑक्साइड इस कोशिका झिल्ली से यानी कि इस कोशिका से बाहर आ जाती है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है O2 यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत। प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होगी। जब इसके हम अंगों को पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे इस कोशिका को आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। तो जरूरत ज्यादा होने की वजह से, ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गई, इसकी सांद्रता निम्न हो गई, निम्न हो गई। यहाँ पर सांद्रता इसकी कम है तो भाई हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। और वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है। तो फिर आपका विसरण प्रक्रिया होगा, फिर आपका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ऑक्सीजन प्रवाहित होगी। तो फिर आपका वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या होता है, कोशिका में चला जाएगा, ठीक है, किसके थ्रू, यही आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, संरंध्र होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं और इसी छिद्र के थ्रू गैसों का आदान प्रदान होता रहता है विसरण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए।
अब देखिए यहाँ पर एक और चीज होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह क्या होता है, सेल को आकार देता है। याद रखिएगा, मान लेते हैं हमारा सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन ऐसा है, एक सेल मेम्ब्रेन के ऐसा है, तो भाई ये क्या होता है, यह कोशिका को आकार दे रहा है, यानी कि विभिन्न आकार के हो गए। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है, ये कोशिका को आकार भी देता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, जो आपकी ये कोशिका झिल्ली है, इसे हम कैसे देख सकते हैं, तो इसे हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। याद रखिएगा, जो आपका सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है, इसे हम कैसे देखेंगे, तो इसे हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए ये गैसों का आदान प्रदान के बारे में पढ़ा, लेकिन जल का भी आदान प्रदान कैसे होता है, तो जल का आदान प्रदान आप याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ, जल का आदान प्रदान आपका परासरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, परासरण विधि। परासरण विधि में क्या होता है, जैसे कि देखिए सूखी किशमिश है, आपने इसे जल में रख दिया, तो आप देखते हैं कि किशमिश जो होता है फूल जाता है, तो उसमें जल कैसे गया, उसमें जल आपको परासरण विधि के थ्रू गया है। तो याद रखिएगा, जब गैसों का आदान प्रदान पूछे तो वो विसरण प्रक्रिया द्वारा रहता है, लेकिन जब जल का आदान प्रदान पूछे तो याद रखिएगा वो होता है परासरण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, दो चीजें याद हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा को मैंने आपको पढ़ाया कि अमीबा क्या है, एक कोशिक जीव है। इसमें क्या होता है, एक ही कोशिका होता है जो अपना संपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, तो जो आपका एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखा है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। यानी कि जो ये कोशिका झिल्ली है ये आपकी लचीला है, संरंध्र है। ठीक है, तो जो लचीला और संरंध्र होने की वजह से अमीबा जो होता है वायुमंडल से अपना भोजन आसानी से ले लेता है। तो वो जो प्रक्रिया होती है उसी को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा, अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है, तो देखिए कोशिका भित्ति आपका सेल्यूलोज का बना होता है और यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें सिर्फ आपको कोशिका भित्ति देखने को मिलेगी। देखिए जो हम लोग हैं, हम लोग में क्या होता है, हम लोग में आपका कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगा। कोशिका झिल्ली, अब मान लेते हैं हमें कोई मारा तो हम अपने सुरक्षा खुद कर सकते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो अस्थिर खड़े रहते हैं। अब उसमें आप जाकर उसको छील रहे हैं, उसको काट रहे हैं, तो वो अपनी कैसे सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उनके ऊपर एक कोशिका भित्ति की ऊपर से अलग से परत होती है। तो देखिए उसमें क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन आपका प्लांट वाला में रहेगा, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन रहेगा, लेकिन उनके ऊपर एक और परत ऐसे रहती है। ठीक है, इस कोशिका के ऊपर एक और परत रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आपका सेल वाल कहते हैं। ठीक है, और ये सेल वाल किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा। यानी कि यहाँ पर प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल वाल होगा। सेल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ एक और चीजें रहेगी जिसको कहते हैं सेल वाल। ये क्या होता है, यह आपके पौधे को सुरक्षा प्रदान करेगा। कैसे, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। याद रखिएगा, जो सेल वाल होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, यह पौधे में, केवल पौधे में पाया जाता है। यानी कि यह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, केवल आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये संरचनात्मक दृढ़ता देता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये पौधे को ताप में परिवर्तन, यानी कि टेम्परेचर में देखते हैं, टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है, उस समय क्या होता है, यह पौधे को सुरक्षा देगा। ठीक है, इसके साथ वायु तेज हवा बह रही है तो आपके पेड़ पौधा ऐसे ऐसे ना होने लगे, उन्हें कोई नुकसान ना हो, इसीलिए जो होता है सेल वाल एक अलग से रहता है। तो इसमें देखिए तीव्र वायु से भी इसकी रक्षा करेगा, वायुमंडलीय नमी से भी इसकी सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो आपका जो सेल वाल है, यानी कि कोशिका भित्ति है, जो कोशिका भित्ति है, यह किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा यह केवल आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। क्यों प्लांट सेल में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट के जो पौधे हैं वो सीधे ऐसे खड़े रहते हैं, उनको हेल्प करने के लिए कौन आएगा, वो स्वयं अपना हेल्प करेंगे। इसीलिए इन पर एक और अलग से परत लगी होती है जिसे हम सेल वाल कहते हैं, और ये परत इन्हें किससे रक्षा करती है, टेम्परेचर में परिवर्तन, तेज वायु, वायुमंडलीय नमी से, और साथ ही साथ इन्हें हम ये आपका जो है संरचनात्मक दृढ़ता भी प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लांट सेल में एक अलग से परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब देखिए केंद्रक क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि केंद्रक जो है कोशिका का ब्रेन होता है। जब ये ब्रेन है तो कोशिका के बीचों बीच स्थित होता है, तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है, ये कोशिका का ब्रेन है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हमने लिखा है कि इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, जो ये ब्रेन है इसके ब्रेन में क्या क्या चीजें होती है, तो याद रखिएगा इसके ब्रेन में 80% आपका प्रोटीन देखने को मिलेगा, 10% आपको डीएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, डीएनए, और 10% में अन्य पदार्थ भी होते हैं, क्योंकि 80, 10, 90 और 10% में अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपके यहाँ पर न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए हमने लिखा है कि अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक के कोशिका झिल्ली के क्रियाकलापों को भी नियंत्रित करता है। जो कोशिका के जितने भी अंग है, यहाँ पर जो अंग पाए जाएंगे, ये क्या कम करेगा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक उन सारे अंगों के जो क्रियाकलाप है, क्या क्या वो काम कर रहे हैं, कैसे काम करेंगे, ये सभी चीज का नियंत्रण कौन करता है, तो कोशिका का ब्रेन यानी कि यही आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक करता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। देखिए और देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जो केंद्रक है यह कोशिका द्रव से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा अलग होता है। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि जो ये कोशिका द्रव है ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो सपोज कीजिए कि ये जो आपका ये है आपका कोशिका द्रव, यानी कि यहाँ पर आपका द्रव भरा हुआ है, ठीक है, तो ये द्रव आपका इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एक अलग से झिल्ली लगी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक झिल्ली के अंदर बंद होता है इसका ब्रेन। ठीक है, इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, इस झिल्ली को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका द्रव से यह झिल्ली क्या करती है, न्यूक्लियस को अलग करती है। ठीक है, तो उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी क्या होती है, ये भी आपकी संरंध्र होती है। जैसे कि आपने पढ़ा कि जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें आपका छिद्र पाया जाता है, संरंध्र होती है। उसी तरह जो आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है केंद्रिका झिल्ली है, यानी कि केंद्रक का झिल्ली है, तो ये केंद्रिका झिल्ली ये भी क्या होता है, इसमें भी आपका छिद्र पाया जाता है, यानी कि ये संरंध्र होती है। संरंध्र क्यों होती है, तो ये देखिए कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। जो ये आपका कोशिका द्रव है, ये जो चीजें दिख रही है, ये जो आपका कोशिका द्रव है ये क्या करता है, इसके बीच पदार्थों को और न्यूक्लियस के बीच पदार्थों को आवागमन हो सके, इसीलिए यह झिल्ली क्या होती है, संरंध्र होती है। कौन सी झिल्ली, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रिका झिल्ली। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक फिगर लिया है कि जो मान लेते हैं हमने यहाँ पर केंद्रक को अलग बनाया, ये है आपका केंद्रिका झिल्ली, ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रिका झिल्ली है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको द्रव देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा साइटोप्लाज्म यहाँ पर देखने को मिला यानी कि कोशिका द्रव, तो उसी में इसके अंदर भी आपको अलग से द्रव देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी द्रव रहेगा, नहीं तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन सूख जाएगा। तो इसके अंदर भी आपको द्रव देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर में यहाँ पर हो जाएगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसे याद रखिएगा, इसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि केंद्रिका द्रव कहते हैं, जो आपके केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया केंद्रिका द्रव। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो ये झिल्ली है, जिस झिल्ली के अंदर ये ब्रेन बंद रहता है उस झिल्ली को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जिस झिल्ली के अंदर ये यहाँ पर द्रव पाया जाएगा, वरना ये ब्रेन क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, तो ये द्रव को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इसके केंद्रक को खोल के देखा गया कि इसके कोशिका के केंद्रक में क्या क्या चीजें होती है, तो इसमें आपको क्रोमोसोम देखने को मिला। अभी आपने पढ़ा कि महिला मेल और फीमेल में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जोड़ी में 23 जोड़ी, ऐसे आपको 46 क्रोमोसोम होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम में अगर इस क्रोमोसोम को खोला, ये क्रोमोसोम आपको कुछ इस तरह से देखेगा। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम को खोला गया, देखा गया इस क्रोमोसोम में क्या है, तो इसी क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन है। ठीक है, इसी क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए और प्रोटीन। फिर इस क्रोमोसोम को और खोला गया, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से डीएनए दिखाई दिया। अब इस डीएनए को और खोला गया उसको, तो इसमें क्या होता है, आपको जीन दिखाई दिया। ठीक है, और यह जीन जो होता है किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो याद रखिएगा, जो ये कोशिका का ब्रेन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, यह न्यूक्लियस एक झिल्ली में बंद होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस झिल्ली के अंदर भी आपको द्रव पाया जाता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस को खोला गया तो इसके अंदर आपको क्रोमोसोम देखने को मिला। क्रोमोसोम को खोला गया तो उसमें डीएनए और प्रोटीन मिला। फिर डीएनए को खोला गया तो उसमें आपको जीन मिला। फिर जीन आपके किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो केंद्रक है, कोशिका का जो केंद्रक है, उसमें क्या क्या चीजें होगी, तो उसमें आपको डीएनए देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा, जीन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगा। ये चीजें सब आपको केंद्रक के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक आप क्या समझे, देखिए हमने यहाँ पर क्या बनाया, हमने यहाँ पर कोशिका का फिगर बनाया। जो आपका जंतु कोशिका या पादप कोशिका, उन दोनों में आपको ये क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली मिलेगा। लेकिन पेड़ पौधे अपनी रक्षा कैसे करेंगे, हम तो अपनी रक्षा दौड़ भाग कर भी कर सकते हैं, कपड़े पहनकर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे एक जगह खड़े रहेंगे, तो उनके लिए एक और झिल्ली दिया गया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम यहाँ पर सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो याद रखिए यह कोशिका भित्ति सिर्फ आपको पेड़ पौधे में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए कोशिका के अंदर जो आपको ये लिक्विड देखने को मिल रहा है, ये वाला, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं।
बीच में आपको यहाँ पर केंद्रक देखने को मिलेगा जो कोशिका का ब्रेन होता है। केंद्रक आपका इस द्रव से कैसे अलग होता है, तो ये भी एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि केंद्रिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इस झिल्ली के अंदर भी आपको द्रव देखने को मिलेगा, वरना ब्रेन क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो उस द्रव को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि केंद्रिका द्रव कहते हैं। अब देखिए इस केंद्रक को खोला गया तो इसके अंदर क्या क्या मिले, इसके अंदर आपको क्रोमोसोम देखने को मिला, आपको डीएनए देखने को मिला, आपको प्रोटीन देखने को मिला, फिर उसमें जीन देखने को मिला जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। जीन आपके किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अभी हम कोशिका के जितने भी अंग है उसके बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उन अंगों को पढ़ेंगे और उनके क्या क्या काम है इसके बारे में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कोशिका के अंदर एक अंग है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अब इसे कोशिका की ऊर्जा गृह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वायुमंडल से बहुत सारी गैसों को क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेंगे तो सारी गैसें कहाँ जाएगी, हमारे फेफड़े के अंदर, वहां पर जाएगी। अब देखिए वहां पर आपका ब्लड उपस्थित रहता है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है उन सारी गैसों में ऑक्सीजन की पहचान करेगा और ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर आता है। कहाँ लेकर आता है, तो इसी कोशिका में लेकर आता है। कोशिका तक पहुंचा है, लेकिन कोशिका में भी कहाँ लेकर जाता है, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेकर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, उस ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ पर आपका ऊर्जा का निर्माण होगा, कैसे बनेगा, तो देखिए इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका एक क्रैब साइकिल चलता है। ठीक है, क्रैब साइकिल चला, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के फलस्वरूप यहाँ पर आपका क्रैब साइकिल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होगा। 38 एटीपी का निर्माण हुआ। 38 एटीपी के फलस्वरूप यहाँ पर एक ग्लूकोज बनता है और यहाँ पर एनर्जी का निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ पर एनर्जी यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह क्या होता है, दोहरी झिल्ली की बनी होती है। दोहरी झिल्ली, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया पर दो झिल्लियां पाई जाती है, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। जो आपकी पहली झिल्ली होती है यह कैसी होती है, संरंध्र होती है, यानी कि इसके अंदर आर पार चीजें आ जा सकती है। ठीक है, और जो दूसरी झिल्ली होती है, जो ये वाली झिल्ली होती है, ये क्या काम करता है, यहीं पर इसी झिल्ली के अंदर आपका ये एटीपी यानी कि क्रैब साइकिल चलता है। ठीक है, दूसरी झिल्ली आपकी वलित होती है जिसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है और पहली झिल्ली आपका संरंध्र होती है जिससे आपकी आर पार गैसें आसानी से आ सके। यहाँ तक आप समझ गए। तो ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। यहाँ पर हमने लिखा है कि एटीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। मैंने बता दिया कि 38 एटीपी के फलस्वरूप एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज के फलस्वरूप आपको एनर्जी प्रदान होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा होता है। अब देखिए जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया को दिन भर काम करना है क्योंकि दिन भर इसे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना रहता है। तो ये क्या करता है, ये अलग से अपने पास एक डीएनए रखता है और राइबोसोम रखता है। आपको मालूम है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो भाई इतना ये काम कर रहा है तो इसको अलग से प्रोटीन चाहिए, तो ये क्या करता है, छुपा कर रख रहेगा अपने पास। इसके पास एक अपना डीएनए होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किन किन अंगों के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो यहाँ पर आगे भी पढ़ेंगे। एक दो और अंग है, तो इतना याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम में कौन होता है, तो 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, और यहाँ पर आंतरिक श्वसन होता है। देखिए जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि श्वसन दो प्रकार का होता है, एक आपका बाह्य श्वसन होता है, एक आपका आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन कहाँ तक होता है, जब हम सांस लेते हैं और फेफड़े तक जाता है, फेफड़े तक का जो श्वसन होता है उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। लेकिन आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, वहां से ऑक्सीजन कहाँ जाता है, सेल के अंदर, सेल में कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और यहीं पर क्या होता है, आंतरिक श्वसन का काम होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होगा, एक एनर्जी बनेगा 38 एटीपी के फलस्वरूप। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किसका, गोल्जी ऑपरेटस। अगला अंग का नाम क्या है, अगला अंग का नाम है आपका गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, इसको हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। गोल्जी ऑपरेटस की खोज किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये नाम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो याद रखिएगा, गोल्जी ऑपरेटस की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। अब देखिए गोल्जी ऑपरेटस का क्या काम है, तो ध्यान से सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बना दिया, अब ऊर्जा बनाकर अपने पास रखा हुआ है, तो अब भाई इस ऊर्जा को कोशिका के सभी अंगों तक पहुंचाना है। तो ये गोल्जी ऑपरेटस क्या करेगा, ये गोल्जी बॉडी इस ऊर्जा को कोशिका के जितने भी अंग अभी आप पढ़ेंगे उन सारे अंगों के पास इस ऊर्जा को ले जाता है, यानी कि ऊर्जा का परिवहन करने का काम कौन करता है, तो यही आपका गोल्जी बॉडी करता है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है
कि यह ऊर्जा के स्थानांतरण या परिवहन का काम करता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बनाया उसको पूरे को, ये जो आपका कोशिका दिख रहा है इसके सभी अंगों तक कौन पहुंचाता है, तो ये आपका यही गोल्जी बॉडी पहुंचाता है। ठीक है, मैंने लिखा स्थानांतरण और परिवहन का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। एक चीज और याद रखिएगा कि इसके थ्रू लाइसोसोम भी बनता है, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हो तो ये चीज नोट कर लीजिएगा कि इसके थ्रू लाइसोसोम भी बनता है। लाइसोसोम को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यही आपका गोल्जी बॉडी के थ्रू लाइसोसोम भी बनाया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अगला नेक्स्ट अंग का नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पर मैंने लिखा ईआर जिसको बोलते हैं, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, अंतः प्रदत्त जालिका। ठीक है, अब देखिए ईआर, अगला आपका अंग का नाम यहाँ पर क्या होगा, ई आर। ठीक है, ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए अब बात करते हैं कि यह दो प्रकार का होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह दो प्रकार का होता है, एक आपका आरईआर होता है, एक आपका एसीआर होता है। अब आरईआर और एसीआर का क्या काम है, तो देखिए पहले हम समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। जैसे कि देखिए अगर हमारे बॉडी में कंकाल नहीं रहता तो हमारा बॉडी क्या होता है, ऐसे गोल मटोल होता था, जाने मन उठ ही नहीं पाता, मतलब बिल्कुल गोल हो जाता। तो उसी प्रकार अगर इसमें जो ये कोशिका दिख रहा है इसमें अगर कोई चीज ऐसा पिलर ना हो तो ये कोशिका क्या हो जाएगी, पुचुक जाएगी। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कोशिका को खड़ा रखने का काम करता है, कोशिका में कंकाल का काम करता है, ताकि कोशिका जो होता है आपस में पिचके नहीं। ठीक है, पहला काम ये समझ लिया। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, आरईआर और एसीआर। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बनाया है, एक आपका आरईआर एसीआर होता है, एक आपका आरईआर होता है। एसीआर का मतलब क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आरईआर का क्या नाम है इसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखिए स्मूथ है तो इधर कुछ भी नहीं है, और रफ है तो इधर आपको इसे गोल गोल धब्बे दिखाई देंगे। यहाँ तक आप समझ गए। तो देखिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह किसका निर्माण करता है, तो यह आपके फैट और लिपिड का निर्माण करता है। जैसे कि याद रखेंगे कि अगर हम कोई स्मूथ चीज खाते हैं तो वो क्या होता है, आपके शरीर में वसा होता है। ठीक है, वसा का निर्माण करेगा। तो याद रखिएगा जो स्मूथ होता है, चिकना होता है, ये आपके फैट और लिपिड का निर्माण करता है, वसा और लिपिड का। ठीक है, जो आपका ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसको जब ध्यान से देखा गया तो जो ये रफ साइड है इस पर आपको छोटे छोटे राइबोसोम दिखाई देते पड़ता है। ठीक है, राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या करता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा, तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ये याद रखिएगा 38 प्रकार का एटीपी मिलेगा तो एक ग्लूकोज का निर्माण होगा, और 20 प्रकार का एमिनो एसिड मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण किस साइड से होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड से होता है। और कौन निर्माण करता है, तो राइबोसोम करता है। अब देखिए राइबोसोम आपका दो प्रकार का होता है, एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम। 70S 80S में क्या अंतर है कि जब हम राइबोसोम 70S और 80S को एक पानी के अंदर डाले तो 80S वाला राइबोसोम जल्दी से नीचे चला गया, यानी तो इसमें कहा गया कि जो जल्दी से नीचे गया वो बड़ा राइबोसोम होगा, तो इसलिए उसका नाम 80S पड़ा, और जो जल्दी से नीचे नहीं गया तो उसका 70S। ठीक है, तो यही आपका 70S राइबोसोम यहाँ होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का, और 20 प्रकार के अमीनो एसिड के बनने से एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि लीवर की कोशिकाओं में एसीआर पॉइजन और ड्रग्स को क्या करता है, निराविषीकरण करता है। जो हम लोग ड्रग्स और पॉइजन खा लेते हैं तो उसको खत्म कौन करता है, यही आपका एसीआर जो है लीवर में। देखिए हमने लिखा है लीवर की कोशिकाओं में एसीआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पॉइजन और ड्रग्स का क्या करता है, समाप्त करता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि जो आपका ये प्रोटीन है और जो आपका ये फैट है, जो आपका यहाँ पर प्रोटीन बन रहा था और इधर आपका जो ये फैट बन रहा था, प्रोटीन और फैट ये क्या काम करता है, जो आपका ये सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है, इसके निर्माण में भी ये दोनों का यूज होता है, प्रोटीन और फैट का। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रक्रिया क्या होता है, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के निर्माण में प्रोटीन और फैट दोनों का यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो यही आपका राइबोसोम हुआ। अब देखिए हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो अगला है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक है आपका लाइसोसोम। ठीक है, अब देखिए लाइसोसोम का क्या काम है, तो ये आपका क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी कि पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो लाइसोजाइम है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है,
इसमें आपका छोटे 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 यहाँ पर मैं बना देती हूँ। ये क्या होता है, इसके अंदर एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या काम करता है, तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि कोशिका में कोई अंग मर गया है, जैसे कि मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ही मर गया है, तो मरकर ये तो सड़ने लगेगा, फिर वहां से गंध आना शुरू हो जाएगा। तो ये लाइसोजाइम क्या होता है कि अपने अंदर जो जल अपघटक एंजाइम है उसको क्या करता है, थोड़ा सा इसके जगह पर से छिड़क देगा। जैसे ही छिड़केगा ये धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से समाप्त हो जाएगी। जो इसका मृत चीज है, जैसे कि हम लोग आदमी मर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, नहीं तो घर में रखेंगे तो महकना शुरू हो जाएगा। तो ये भी तो एक प्रकार का घर है, ठीक है। तो ये लाइसोजाइम क्या होता है, कोई भी कोशिका का अंग मरता है तो उस पर यही एंजाइम क्या करता है, छिड़क देगा, यानी कि उसको डाल देगा और वो चीज वहां से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम देखिए जल अपघटक एंजाइम हो गया। अब देखिए बात करते हैं कि मान लेते हैं कोशिका का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है, तो ये लाइसोजाइम क्या होता है, खुद फट जाता है और पूरी कोशिका को यहाँ पर समाप्त कर देता है। इसीलिए इस लाइसोजाइम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लेते हैं आपको, आपने ऐसे मारा तो यहाँ आपको जैसे कि कस कर कहीं चोट लग गया, ठीक है। तो आप देखते हैं वहां पर आपको काला धब्बा हो जाएगा, यानी कि जो चीजें आपको काला दिखाई दे रहा है वो वहां की पूरी कोशिका क्या हो गई, मर गई है, यानी कि उसमें लाइसोजाइम भी जो था वो भी समाप्त हो चुका है। तो वहां पर देखें काला आ गया, ठीक है। अगर ये लाइसोजाइम जिंदा रहता है, इधर की सब चीजें हमारे लाइसोजाइम जिंदा रहता, तो ये क्या करता है, जल अपघटक एंजाइम छिड़कर यहाँ की कोशिकाओं को गलाकर समाप्त कर देता है। लेकिन ये पूरी कोशिका मर जाएगी तो वहां का स्किन जो होता है आपका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये जल अपघटक एंजाइम है, ये काम करता है कि जितनी भी कोशिका आपके शरीर में मर जाती है उसको ये गलाकर खाकर समाप्त कर देता है, ठीक है। और जब कोशिका के कोई भी अंग काम करना बंद कर दे तो ये स्वयं फट जाता है लाइसोजाइम और पूरी कोशिका को यहाँ पर समाप्त कर देगा। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो ये इसी लाइसोसोम को कहता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और भी आता है कि किसके पास लाइसोसोम नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ये ब्लड है, ब्लड में लाइसोजाइम नहीं होता है। तो ब्लड जाकर कहाँ मरता है, तो ब्लड जाकर आपका स्प्लीन में मरता है, स्प्लीन में। इसीलिए हम आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, इसी स्प्लीन को कहते हैं। क्योंकि स्प्लीन के जो ब्लड के पास कोई भी लाइसोजाइम नहीं होता है, जिससे मरी हुई जो आपके रेड ब्लड सेल है, यानी कि जो आपका ये ब्लड है, ये कहाँ मरता है, तो जाकर स्प्लीन में मरता है, क्योंकि इसके पास लाइसोजाइम नहीं होता है। तो याद रखिएगा आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, क्योंकि स्प्लीन के अंदर ही ब्लड आकर मरता है, ठीक है। अब देखिए ये जल अपघटक एंजाइम का निर्माण कौन करता है, तो RER द्वारा होता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही ये जल अपघटक एंजाइम का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब ये समझे कि लाइसोजाइम भी कौन बनाता है, इस लाइसोजाइम को कौन बनाता है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं लाइसोसोम, इसको कौन बनाता है, तो इसको गोल्जी ऑपरेटस भी बनाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि लाइसोजाइम भी, इसके थ्रू लाइसोसोम भी बनाया जाता है, गोल्जी ऑपरेटस के थ्रू। जो आपका ये गोल्जी ऑपरेटस है इसके थ्रू लाइसोजाइम भी बनता है, लेकिन जो इसके अंदर का एंजाइम है ये किसके थ्रू बनता है, RER के थ्रू बनता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट इसका अंग कौन है, वैक्यूल्स है। नेक्स्ट अंग की बात करें तो कोशिका का अगला अंग जो है ये आपका वैक्यूल्स है, ठीक है। अब वैक्यूल्स का क्या काम होता है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि ठोस तथा तरल पदार्थों के संग्राहक थैलिया होता है। जो कोशिका है इसमें थैली का काम कौन करता है, तो यही आपका वैक्यूल्स करता है। कैसे, देखें ये जितने भी आपके ठोस और तरल पदार्थ है इसको क्या करता है, उसमें इकट्ठा करता है। मान लेते हैं आपको एक गिलास पानी में आपका पेट भर जाता है, लेकिन अगर आप एक गिलास किसी पौधे में जाकर पानी डालेंगे तो उसका पेट भरेगा, नहीं भरेगा। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें यह वैक्यूल्स की थैलियां बड़ी होती है, क्योंकि उसमें एक बाल्टी पानी डालिएगा और आप एक गिलास पीकर अपना पेट भर लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि जो वैक्यूल्स है, जो वैक्यूल्स है यह आपके प्लांट सेल में बड़ा होता है, ठीक है। याद रखिएगा यह आपके प्लांट सेल में बड़ा होता है और ये क्या करता है, तरल पदार्थों को संग्रह करता है। हमारे अंदर एनिमल सेल में यह वैक्यूल्स छोटा होता है, क्योंकि हम एक गिलास पानी में ही अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन प्लांट को एक बाल्टी पानी डालिएगा तो इसमें वैक्यूल्स जो होता है, ये आपकी जो थैलिया होती है ये उसमें बड़ी होती है। तो ये जो वैक्यूल्स है ये प्लांट सेल में बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल में छोटी होती है, ठीक है। देखिए अगला है आपका, ये है सेंट्रोसोम। अब देखिए हम लोग सेंट्रोसोम की बात करें तो अगला इसमें है आपका सेंट्रोसोम, ठीक है। अगला अंग का नाम क्या है, सेंट्रोसोम। अब देखिए सेंट्रोसोम का क्या काम है, तो कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम का क्या काम है, सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन कहने का मतलब है कि एक कोशिका टूटकर दो भागों में बट जाती है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं
कि मान लेते हैं आपको यहाँ पर कस के चोट लगी और यहाँ की सारी कोशिका मर गई है, ठीक है, आपका लाइसोजाइम भी मर चुका है, ये पूरी कोशिका मर गई है, तो यहाँ पर क्या होता है, काला हो जाता है। अब इसको गलाकर खत्म करने वाला तो कोई है नहीं, तो काला हो जाता है। तो ये जो सेंट्रोसोम क्या होता है, ये सेंट्रोसोम देखता है कि भाई आसपास की जो स्किन है यहाँ पर काला क्यों हो गया है, तो देखेगा कि यहाँ की कोशिका मर गई है, तो ये क्या काम करेगा, जो यहाँ की मान लेते हैं कोशिका मरी हुई है, तो यहाँ की जो कोशिका है ये क्या काम करेगा, कोशिका विभाजन करेगा। कोशिका विभाजन यानी कि एक कोशिका टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है और एक भाग आपको यहाँ पर आकर रहता है, ठीक है, जो मरी हुई कोशिका है वहां पर। तो जब आपको चोट लगती है तो देखते हैं यहाँ की कोशिका काली हो जाती है, धीरे 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 यहाँ की कोशिका फिर क्या होता है, आपकी स्किन पहले जैसी होने लगेगी, क्योंकि आसपास की जो कोशिका है वो सेल डिवीजन कर लेती है, ठीक है। तो यही है जो कोशिका विभाजन है। सेल डिवीजन क्या करता है, एक कोशिका टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है। अब देखिए सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, एक आपका समसूत्री विभाजन, एक आपका अर्धसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें एक कोशिका टूटकर 2 भागों में बढ़, यानी कि एक मातृ कोशिका है वो क्या होता है 2 डॉटर कोशिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है, 2 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा जैसे कि आपके शरीर का अंग कहीं टूट फूट गया है, काला हो गया है पिटाने की वजह से, तो वहां की कोशिकाओं में भरने का काम कौन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, ठीक है। अब देखिए अर्धसूत्री की बात करते हैं। तो अर्धसूत्री में आपको मालूम है कि हमारे फादर के पास कितना है, 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। हमारी मदर के पास कितना है, 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो इनके बच्चे होंगे तो आधा आधा क्रोमोसोम आएगा। 46 क्रोमोसोम में से यहाँ पर 23 जोड़ी क्रोमोसोम आपके पिता की तरफ से आएगा और 46 क्रोमोसोम में से आपका 23 जोड़ी क्रोमोसोम आपका माता की तरफ से आएगा और बच्चे में भी कितना हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आधा आधा आया, यानी कि यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसे भी इसको देख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे कि यहाँ पर समझते, देखिए आपके हो गए ये फादर, ठीक है, और यहाँ पर हो गई आपकी मदर। 44 क्रोमोसोम जो होते हैं फादर और मदर दोनों में क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, 44, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फादर के पास आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम 2 अलग है और मदर के पास आपका 2 क्रोमोसोम एक्स और एक्स है, ठीक है, ये हो गए। अब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि 44 में से आधा पार्ट आएगा, यहाँ तो हो गया 22, और इस माता में से 44 में से आधा आएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 22, ठीक है। फिर यहाँ से कोई एक क्रोमोसोम है, सपोज कीजिए कि यहाँ से वाई आया, ठीक है, और यहाँ से एक क्रोमोसोम आया तो एक्स आया, तो वाई और एक्स क्या हुआ, ये आपके मेल का निर्माण करता है, यानी कि यहाँ पर लड़का का जन्म होगा। तो 22 क्या होगा, 44 और ये 2 क्रोमोसोम यानी कि 46, ठीक है। बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम हो गया और ये डिसाइड कर दिया वाई एक्स और वाई की ये लड़का का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, ठीक है। और यही समसूत्री विभाजन में काम करें तो एक मदर कोशिका जो होता है, एक मातृ कोशिका आपका विभाजित होकर 2 समसूत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो एक आपका जनन में काम कर देता है, यानी कि जनन में, और एक आपका जो होता है टूटे फूटे शरीर का जो होता है निर्माण कर देता है, ठीक है। तो ये आपका समसूत्री विभाजन, ये आपका अर्धसूत्री विभाजन किसके थ्रू होता है, तो सेंट्रोसोम के थ्रू होता है, जो आपका ये अंग है सेंट्रोसोम, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास डीएनए और राइबोसोम छुपा कर रखता है, उसी प्रकार प्लास्टिड भी क्या करता है, डीएनए और राइबोसोम को छुपा कर रखता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 ऐसी कौन सी कोशिका के अंग है जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो याद रखिएगा एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है, प्लास्टिड। इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। देखिए यहाँ पर इसके पास क्यों रहेगा, क्योंकि भाई इसको दिन भर ऊर्जा का निर्माण ही करना है, तो ये क्या काम करेगा, इसीलिए अपने पास अलग से डीएनए और राइबोसोम रखने रहता है अपना अलग से। लेकिन इसको देखिए प्लास्टिड क्यों रखेगा, तो जो प्लास्टिड है यह केवल आपके प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में। जैसे एनिमल सेल में जो आपका राइबोसोम है वो ऊर्जा का निर्माण करता है, उसी प्रकार जो आपका प्लास्टिड है प्लांट सेल में खाना बनाने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यह ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है प्लास्टिड। यह 3 प्रकार का होता है, एक आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट देखिए इसको क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, यह प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है। अब देखिए इसके भीतरी संरचना को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया था कि क्लोरोप्लास्ट के भीतरी संरचना को एस्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये आपका जो क्लोरोप्लास्ट है यह भोजन का निर्माण करता है, यहाँ तक आप समझ गए। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कैसा होता है, यह रंगहीन यानी कि कलरलेस होता है या फिर आपका व्हाइट कलर का होता है।
और ये क्या काम करता है, फूड को, बस भोजन को स्टोर करता है। जो यहाँ पर भोजन बन गया, ठीक है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट के थ्रू भोजन बन गया, इसको क्या करता है, स्टोर करके कौन रखता है, आपका यही ल्यूकोप्लास्ट रहता है। भोजन के रूप में यह स्टार्च, तेल और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब देखिए, जो भी भोजन यहाँ पर स्टोर है उसको भाई रंग प्रदान करेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग आपका लाल होता है, ल्यूकोपिन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। तो भाई इनका जो अलग अलग रंग है, रंग कौन प्रदान करता है, तो रंग आपका क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो प्लास्टिड है यह आपका केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसके पास अपना क्या होगा, डीएनए और राइबोसोम होता है। ये भी हो गए। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, एक आपका क्लोरोप्लास्ट होता है जो भोजन बनाता है, दूसरा आपका ल्यूकोप्लास्ट हो गया जो उस भोजन को स्टोर करेगा, और तीसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, उस भोजन में रंग प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये 3 तरह का होता है, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। अब देखिए, अभी आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में तो पढ़ा नहीं है, तो हम जानेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है। तो यही मुख्य अंतर होता है कि प्लांट सेल में क्या होता है, ये आपका प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, प्लांट सेल को कोई हानि ना पहुंचाए, इसीलिए एक अलग से उसमें क्या होता है, सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति होता है। 2 चीजें हो गई। तीसरा याद रखिएगा, प्लांट सेल में जो ये आपका वैक्यूल्स है वो बड़ा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, बड़ा होता है, ताकि उसमें ज्यादा तेज पानी या तरल पदार्थ इकट्ठा हो सके। तो और भी जो चीजें हैं, जो आपके और भी प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या क्या अंतर है, उसको हम एक जगह पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने कोशिका के सभी अंगों को यहाँ पर पढ़ा। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो कोशिका के अंदर लिक्विड होता है, जो इतना ही में लिक्विड होता है, उसे हमने क्या बताया था, उसे देखिए, जो कोशिका के अंदर लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। ये जो लिक्विड है इसको हम लोग यहाँ पर याद रखिएगा कोशिका द्रव कहते हैं, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। और जो इस न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव कहते हैं। केंद्रिका द्रव यानी कि न्यूकोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इसे हम साइटोप्लाज्म, इसे हम न्यूकोप्लाज्म। और कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को मिलाइएगा तो उसे हम प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने पूरी कोशिका के बारे में जान लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इसको कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या क्या अंतर है, और भी कुछ आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट टर्म दिए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो काफी लंबा हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सब पढ़ेंगे और कोशिका चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 चैप्टर थे, 2 क्लास के चैप्टर थे, क्लास 9th में है और एक क्लास 8 में, दोनों चैप्टर को हम लोग कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे समाप्त करेंगे इस चैप्टर को। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।